Question number 1 for today's session on your screen. I'm waiting for your answers. इक्विटी रेशियो आपको बताना है. इक्विटी रेशियो आपको बताना है. अब देखो इक्विटी रेशियो का मतलब है कि टोटल पैसा जो आपने मार्केट से उठाया है अपने नीड्स के लिए, बिजनेस के लिए, उसमें से इक्विटी के थ्रू कितना उठाया. इन शॉर्ट, मालिकों ने खुद का पैसा कितना लगा रखा है बिजनेस में. इक्विटी रेशियो शोज ओनर्स फंड का कितना है आपके टोटल बिजनेस के अंदर. ओनर्स फंड कितना है, आपकी जो बिजनेस की जो टोटल एसेट्स हैं, बिजनेस में जो टोटल पैसा लगा है, उसमें से ओनर्स के पैसे से कितना आया पैसा. दैट शोज इक्विटी रेशियोज. अभिषेक जी सिंह बी 0.5. तो देखिए, अपने बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा है. अपने बिजनेस में अभी तक टोटल पैसा लगा है 1.5 लाख रुपया. अपने बिजनेस में टोटल पैसा लगा है 1.5 लाख रुपया, बिकॉज कंपनीज टोटल एसेट इज 1.5 lakhs एंड टोटल लाइबिलिटीज आर 50,000. यानी अपनी जो बैलेंस शीट है उस तरीके से लाइबिलिटीज एसेट्स. एसेट का टोटल है 1,50,000. लाइबिलिटीज में दो कंपोनेंट है. अदर लाइबिलिटीज तो है आपकी 50,000 की, एंड आपकी इक्विटी है 1 लाख की. तो ये पूछ रहा है इक्विटी रेशियो मतलब टोटल पैसा जो बिजनेस में लगा है उसमें से मालिकों के पैसे से कितना है. तो मालिकों का पैसा कितना है 1 लाख, और टोटल पैसा बिजनेस में कितना लगा है 1,50,000. करेक्ट आंसर विल बी 1 लाख डिवाइड बाय 1,50,000, 0.67. नाउ देयर इज समथिंग नोन एज डेट इक्विटी रेशियो. नाउ देयर इज समथिंग नोन एज डेट इक्विटी रेशियो. वो थोड़ा अलग है. डेट इक्विटी रेशियो शोज आपके बिजनेस का कैपिटल प्रोपोर्शन, कि आप डेट से कितना पैसा उठाए हो, इक्विटी से कितना उठाए हो. और इक्विटी रेशियो शोज आपके बिजनेस में जो टोटल पैसा लगा है, बिजनेस में जो टोटल पैसा लगा है उसमें से मालिकों ने कितना डाला है. तो बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा है 1.5 लाख रुपया लगा है, और मालिकों ने कितना डाला है उसमें से 1 लाख रुपया डाला है. दैट शोज इक्विटी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट इक्विटी रेशियो एंड इक्विटी रेशियो. तो इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आप समझ लीजिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट, या फिर आप कह दो शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय टोटल लायबिलिटीज, एज द केस में भी. चलिए तब दीजिए अभिषेक जी, आपका आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स. करंट रेशियो आपको बताना है. करंट रेशियो बताना है. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. चलिए वेटिंग फॉर योर आंसर्स. करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज. बताइए. अभिषेक जी सेइंग डी. डी इज द राइट आंसर.
इसमें क्वेश्चन एक और तरीके से आता है, मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार आप पहले इसका आंसर दीजिए। डी इज द राइट आंसर। आई होप सभी का सही है, बट एक बार जस्ट वेटिंग। देखिए करंट एसेट कौन कौन सी है। करंट एसेट है इसके अंदर स्टॉक, कैश एंड डेटर्स। ये तीन करंट एसेट है, तीनों का टोटल कर लो कितना आएगा। 224 प्लस 62 प्लस 46, दैट इज कमिंग टू 332। एंड करंट लाइबिलिटीज कौन सी है, बस 130 रुपया। तो 332 डिवाइड बाय 130, दैट इज 2.55:1। करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है, जिन एसेट से आपको नेक्स्ट 12 महीने के अंदर पैसा आने वाला है। एंड करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जिनका आपको नेक्स्ट 12 महीने के अंदर पैसा देना पड़ सकता है। टर्म लोन अपने को पता है लॉन्ग टर्म होता है, इट इज नॉट एन करंट, इट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटीज। टर्म लोन का पैसा आपको नेक्स्ट 12 महीने में नहीं देना है, टर्म लोन होता है मोर देन 12 मंथ्स के लिए। सो इट इज अ नॉन करंट। कैपिटल इज अ नॉन करंट, फिक्स्ड एसेट इज अ नॉन करंट। सो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आपको फाइंड आउट करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का, बट मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया था क्लास में, तो इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत बार क्या होता है, आपको एक एसेट साइड, जैसे इस वाले क्वेश्चन को मैं करके आपको बताता हूँ। एसेट साइड मैंने एक तरफ रख ली सारी एसेट चीजें, ये आया मेरा 1200 रुपया। और लाइबिलिटी साइड मैंने एक तरफ रखी, तो ये कितना आता है, 800 930 रुपया। ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल हमेशा एसेट साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए। तो इधर आ रहा है 1200, इधर आ रहा है 930। तो 1200 माइनस 930 करोगे, डेट इज 270। 270 रुपए का गैप है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप नहीं बता सकते हो 270 चीज क्या है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप नहीं बता सकते हो 270 चीज क्या है। वो 270 रुपए आपका टर्म लोन है या फिर कुछ और तरीके का लोन है, वो करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, आप बता नहीं सकते। इसलिए आपने क्या लिया था, जब फेस पे जो करंट लाइबिलिटी दिख रही है आपने सिर्फ वही ली। क्या पता 270 पे करंट लाइबिलिटी हो। तो इस क्वेश्चन में पता नहीं था कि ये नॉन करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी, इसलिए अपन ने बैलेंस शीट अप्रोच को फॉलो नहीं किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेरे को देता ओनर्स फंड है 200 रुपया और नॉन करंट लाइबिलिटीज है 400 रुपए की, ऐसा करके मेरे को देता, तो मेरे को पता चल गया ओनर्स फंड 200 का है और नॉन करंट लाइबिलिटीज है 400 की, तो मैं बैलेंसिंग फिगर सारा करंट लाइबिलिटीज मान लेता। तो बहुत बार आपको करंट लाइबिलिटीज ऐसे नहीं दिया हुआ रहेगा, सन्डे क्रेडिटर्स 130, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को बना के इन द सेंस माइंड में बना लो, और अकॉर्डिंगली फिर आपको करंट लाइबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। इसको डिटेल में कैसे फ्रेम करते हैं वो मैंने आपको क्लास में बताया, लाइबिलिटीज एसेट, लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, एसेट्स में क्या क्या आता है। तो बहुत बार आपको बैलेंस शीट के थ्रू भी जो है निकालना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलता है। एसेट का आपने टोटल किया, उसमें से आप कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस करोगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर सही है, डी 2.55:1, ये आपका आंसर सही है सभी का। पिछले क्वेश्चन में क्विक रेशियो बताइए। सेम क्वेश्चन में बताइए क्विक रेशियो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए सेम क्वेश्चन के अंदर क्विक रेशियो कितना आएगा। सेम क्वेश्चन के अंदर क्विक रेशियो बताइए कितना आएगा। ऑप्शंस आपके सामने है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले लिख लीजिए जो चीज पूछे उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज तो आपको पता है कहाँ कितनी है। अब क्विक एसेट का आपको फॉर्मूला लगाना है। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो करंट एसेट आपने टोटल निकाली थी 332, इसमें से आप माइनस कर दीजिए, अभिषेक जी का आ चुका है बी, ओके। इसमें से आप माइनस कर दीजिए इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर, तो आपकी जो है क्विक एसेट आ जाएगी। उसको आप डिवाइड कर दीजिए करंट लायबिलिटी से, तो आपको आ जाएगा क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर। और ये दोनों चीजें आपने जो है पिछले क्वेश्चन में निकाल रखी है। लेट मी चेक अभिषेक जी आपका आंसर सही है क्या। 332 माइनस इन्वेंट्री कितना है 224, 108 डिवाइडेड बाय 2.83। करेक्ट अभिषेक जी, तरफ दीजिए, आप दोनों का आंसर सही है, 0.83:1।
तो ये रेशियो क्या दिखा रहा है, हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास 83 पैसे की करंट एसेट है, सॉरी क्विक एसेट है। हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास 83 पैसे की क्विक एसेट्स है। आई होप ये आपको क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में नेटवर्थ बताइए कितना है, पिछले क्वेश्चन में बताइए नेटवर्थ कितना है। ये रहा, इस क्वेश्चन को देख के बताइए नेटवर्थ कितना है। इसी क्वेश्चन में बताना है आपको नेटवर्थ कितना है। अभिषेक जी सिंह थर्ड का बी, हाँ थर्ड का बी इज राइट। अच्छा, ये फोर्थ का आपको बताना है अभी। अब एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको बता दूं कहाँ आप मिस्टेक करने वाले हो। करंट लायबिलिटीज आपने 130 ले ली, मतलब करंट लायबिलिटीज 130 ही, अब आपको वही अज्यूम करना है। बैलेंस शीट अप्रोच काम में लेना। द मोमेंट आप अज्यूम कर रहे हो, बिकॉज स्पेसिफिकली आपको दिया हुआ सडन क्रेडिटर्स 130 रुपया, इसका मतलब करंट लायबिलिटी 130 रुपए की ही है। टर्म लोन स्पेसिफिकली दिया हुआ है 400, मतलब मैं अज्यूम करूंगा नॉन करंट लायबिलिटी 400 रुपए की ही है। कैपिटल स्पेसिफिकली दिया हुआ है 400 का, इसका मतलब मैं अज्यूम करूंगा इक्विटी कैपिटल 400 का ही है। तो एक चीज पेंडिंग है, एक चीज मिसिंग है लायबिलिटी साइड में, जिसको आपको बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। तो एक चीज मिसिंग है लायबिलिटी साइड में, जिसका आपको बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। सेम बैक टू दैट क्लास वन जो मैंने आपको बताया था अभी सिलेक्शन बैच में। लायबिलिटी का मतलब सोर्सेज ऑफ फंड, फंड कहां से आता है, वो चार चीजें मैंने आपको बताई थी। सेम वो लॉजिक लगाइए, आंसर आ जाएगा। और नेटवर्थ का मतलब बता देता हूँ, हालांकि ऑलरेडी इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अभिषेक जी सिंह 270, अभिषेक जी रॉन्ग, आपका आंसर गलत है। नेटवर्थ पूछा क्वेश्चन के अंदर। अभिषेक जी सिंह सी। ओके, तृप्ति जी आपका आंसर। करेक्ट, करेक्ट, तृप्ति जी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है। तो मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी साइड शोज पैसा कहाँ से आया है। पैसा आता है तो ओनर्स के यहाँ से, या फिर आता है बाहर वालों के यहाँ से, आउटसाइडर्स। ओनर्स का फंड दो तरीके का होता है, या तो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, या फिर आपने पैसा कमाया था, इसको बोलते रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस किया था उसको बोलते हैं कैपिटल, और जो आपने कमाया है उसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। बाहर वालों का पैसा दो फॉर्म में आता है, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो गिवन क्वेश्चन में आपको टोटल लाइबिलिटीज, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आपको पता है 1200, टोटल ऑफ एसेट दिया हुआ है 1200, तो मतलब टोटल ऑफ लाइबिलिटी भी होगा 1200। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और ये भी आपको दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट फिगर कितना आएगा, 270 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस। और इन दोनों का टोटली क्या बनता है, आपकी नेटवर्थ बनता है। तो 670 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अभिषेक जी आपका आंसर सही है। सी इज द राइट आंसर, आपका आंसर सही है। नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल मालिकों का कितना पैसा है। तो मालिकों का पैसा दो तरीके से होता है, या तो कैपिटल की फॉर्म में, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस की फॉर्म में। तो कैपिटल की फॉर्म में आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का आपको निकालना है। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ लाइबिलिटी माइनस आपने कैपिटल किया, माइनस करंट लाइबिलिटी, माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये तीन चीजें आपको दी हुई थी, तो आपने टोटल लाइबिलिटीज में से तीन चीज को घटाया, तो आपका 270 आ गया। तो फिर 400 प्लस 270, 670, आपका जो है फोर्थ का सी इज द राइट आंसर। और आई रिकमेंड एक बार आप बैलेंस शीट वाला लेक्चर अगर हो सके तो वापस देख लेना, अगर आपके पास टाइम हो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट वन जो आपका भी सिलेक्शन बैच में करवाया है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो कि आपको एबीएफ में भी काम आएगी, एबीएम में भी काम आएगी, एंड टू द सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत बीएफएम में भी काम आएगी। चलिए, आई होप ये क्लियर है आपको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा सबसे पहले बैलेंस शीट बना दो, इसलिए वो मैंने बैलेंस शीट आपको बताई थी। सॉरी, टोटल ऑफ एसेट्स है 35 लाख, तो यहाँ पे लिख दो 35 लाख। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म हैज टोटल एसेट ऑफ 35 lakhs, if the current ratio is 2:1 and the long term uses are 20 lakhs, what is the amount of current liabilities? तो लॉन्ग टर्म यूजेस का मतलब क्या, ये बड़ा क्रिटिकल, अगर ये आपको समझ गया तो देन इट्स वेरी इजी, फिर आप कर सकते हो। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 5। अभिषेक जी सिंह बी। ओके, चलिए लेट मी चेक। अभिषेक जी सिंह 7.5। देखिए टोटल ऑफ एसेट है 35 लाख एंड लॉन्ग टर्म यूजेस, मैंने आपको बताया था लायबिलिटी साइड शो करती है पैसा कहां से आ रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड, एंड एसेट साइड शो करती है कहां पे आप उस फंड का यूज कर रहे हो। तो पैसा दो जगह से होता है, मालिकों से और बाहर वालों से, और पैसे को इन्वेस्ट आप तीन जगह कर सकते हो। ब्रॉडली तीन तीन मतलब अगर मैं टर्म की बात करूं तो दो जगह, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में फर्दर दो चीजें आती है, नॉन करंट असेट्स या फिक्स असेट्स, एंड शॉर्ट टर्म का मतलब आपकी करंट असेट। तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म सोर्सेज का है 20 लाख टोटल, तो टोटल एसेट है आपकी 35 लाख की एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज है 20 लाख, तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी 15 लाख की, बैलेंसिंग फिगर। भाई टोटल एसेट है 35 लाख रुपए की, आपकी जो लॉन्ग टर्म असेट्स है या फिर जिसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं वो है 20 लाख की, तो करंट एसेट कितनी की जाएगी 15 लाख की। अब करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1, 2:1, तो यानी करंट रेशियो का एक तो आप फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे सॉल्व कर सके हो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2:1। करंट एसेट दिया हुआ है 15 बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 2:1, तो 2 करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 15, करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 15 by 2, दैट इज 7.5। दीजिए करेक्ट बी इज द राइट आंसर। तो आप ऐसा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, वरना वैसे भी सोच सकते हो, हर 1 रुपए के लिए दो करंट एसेट है, तो अगर करंट एसेट 15 लाख की है तो मतलब करंट लायबिलिटी 7.5 लाख की होगी, बिकॉज करंट लायबिलिटीज हर एक करंट लायबिलिटी के लिए 2 रुपए की करंट एसेट है। तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो एंड वैसे भी कर सकते हो। वापस बता देता हूँ, टोटल एसेट है 35 लाख की, नॉन करंट एसेट है 20 की, तो करंट एसेट कितनी की होगी 15 की, फिर उसको आपने करंट रेशियो के फॉर्मूले में लगा के आपने करंट लायबिलिटी आपको निकाली थी, वो आपने निकाली 7.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपको बताना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो रेशियो के क्वेश्चंस में जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो भी रेशियो पूछा उसका फॉर्मूला लिखिए, लिखिए क्या मतलब माइंड में सोचिए, और उसके बाद पहले न्यूमरेटर निकालिए फिर डिनोमिनेटर निकालिए। इसका फॉर्मूला पता है? तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपने जो माल बेचा वो आपके कितने का पड़ा है, सेल्स नहीं निकालनी आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपने माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। शास्त्री जी, आई थिंक सो इट इज रॉन्ग, 11 टाइम्स इज रॉन्ग। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आपने जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी आपके लिए, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आप कितना रखते हो। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। चलिए तो एवरेज इन्वेंट्री अपन निकाल लेंगे भैया, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 31,000 प्लस 29,000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30,000। 30,000 आ जाएगा मेरा एवरेज इन्वेंट्री। अब बात करते हैं अपने को निकालना है न्यूमरेटर, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपने को सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स माइनस में से जब मैं सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा ना।
तो मेरे को बोला ग्रॉस प्रॉफिट में 25% ऑन सेल्स कमाता हूँ। मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन सेल्स है। तो यानी अगर मेरी सेल्स है 3,20,000 की, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 3,20,000 का 25%। 3,20,000 का 25% कितना होता है? तब तीजिए, अभिषेक जी का आंसर आ चुका है। इंटू 25%, दैट इज कमिंग टू 80,000। तो 3,20,000 माइनस 80,000, 3,20,000 माइनस 80,000, ये आया है मेरा 2,40,000, 2,40,000। तो 2,40,000 इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी इज माई 30,000। So 3, 5, 15, 3, 20, 8 is 24. Yes. So 8 times will be the right answer. C is the right answer. करेक्ट, आप सभी का आंसर सही है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब आपने जो माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। तो मेरे को पता है मैंने सेल्स करी 3,20,000 की, और मैं 25% ऑन सेल्स कमाता हूँ। तो 3,20,000 में से मैंने 25% घटा दिया, मेरा आया 2,40,000। उसको डिवाइड कर दिया मैंने एवरेज इन्वेंटरी से, मेरा आ गया। आई होप ये क्लियर है। तो याद रखना 25% ऑन सेल्स है, 25% ऑन कॉस्ट है, वो आपको एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान में देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपको बताना है इन गिवन ट्रांजेक्शन से आपका डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, नो चेंज रहेगा, क्या रहेगा, वो आपको बताना है। ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है डेट इज फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इससे आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। ऊपर आ गया डेट, नीचे आ गया आपका इक्विटी। अब देखते जाइए, फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या नो चेंज आएगा। अभिषेक जी सेइंग नो चेंज। अभिषेक जी नो चेंज इज योर आंसर इज रॉन्ग, नो चेंज इज नॉट द राइट आंसर। शास्त्री जी सेइंग डिक्रीज। देखिए, आपके पास लेट से अज्यूम करो एक्स रुपए का डेट था, एक्स रुपए का इक्विटी था। जैसे ही आप इक्विटी शेयर्स और इशू कर दोगे तो इक्विटी के अंदर और बढ़ जाएगा ना अमाउंट। पहले आपके पास 10 रुपए का डेट था, 10 रुपए का इक्विटी था। अब आपने फर्दर इशू इक्विटी शेयर्स कर दिए, मतलब नीचे 12 हो गया। तो पहले 10/10 था, अब 10/12 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया। दैट मीन्स रेशियो कम होगा। अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो इंप्रूव होता है, बढ़ता है, और डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो कम होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीज। भाई 10/10 करोगे तो आएगा 1, और 12/10 करोगे तो आएगा 0.8 और समथिंग। तो बी इज द राइट आंसर। अभिषेक जी एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्लियर है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट बाय इक्विटी। अगर मैं जब इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा उससे इक्विटी पे फर्क पड़ेगा, तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होगा? मेरा ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम लॉजिक लगाइए। मैं एक बार लिंक को ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, मैं भूल गया। शेयर कर, इसको रिकॉर्डिंग में देखेगा। चलिए, आंसर्स आ गए क्या?
शास्त्री जी सिंह, नो चेंज। ओके, तो आपके कुछ डेटर्स थे, जिसको आपने जो है उधार पे माल बेचा था, अब उनसे पैसा मिल गया। आपने कुछ लोगों को उधार पे माल बेचा था, अब उनसे पैसा मिल गया है। तो उनसे पैसा मिलने पे क्या आपके डेट पे चेंज होगा या आपकी इक्विटी पे चेंज होगा? अभिषेक जी सिंह, इंक्रीज। देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा, कैश इज एन आइटम ऑफ करंट असेट्स, डेटर इज एन आइटम ऑफ करंट असेट। तो पहले आपके पास 100 रुपए का डेटर था, 0 रुपए का कैश था। अब डेटर ने कैश दे दिया तो क्या हो गया? 0 रुपए का डेटर हो गया, 100 रुपए का कैश हो गया। इससे आपकी डेट और इक्विटी पे कहां फर्क पड़ा? डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, जो आपने लॉन्ग फॉर्म के लिए पैसा उठा रखा है लंबे अवधि के लिए। डेट इज टर्म लोन, डिबेंचर्स, इस तरीके के आइटम्स आते हैं डेट के अंदर। डेट में आती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो अपना जो अपन बैलेंस शीट समझते थे, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में अपन ने बोला था पैसा कहां से आता है? ओनर्स के यहाँ से आता है, बाहर वालों के यहाँ से आता है, आउटसाइडर्स। आउटसाइडर का पैसा दो होता है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर डेट और इक्विटी तो नॉन करंट लायबिलिटीज को में जब चेंज होने पर यहाँ पे चेंज होगा, और एक ओनर्स फंड में चेंज होने पर यहाँ पे चेंज होगा। गिवन ट्रांजैक्शन में तो भैया एक करंट असेट बढ़ रही है, दूसरी करंट असेट कम हो रही है, इससे डेट और इक्विटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? डेट इक्विटी का मतलब आपने उधारी बाहर वालों से लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा उठा रखा है और मालिकों से कितना उठा रखा है। तो करेक्ट आंसर विल बी नो चेंज, सी इज द राइट आंसर। आपके पास एक आपका जो बैलेंस शीट बनी हुई है, तो डेटर से बैलेंस ट्रांसफर होके कैश में चला गया, इससे आपके डेट और इक्विटी पे कहां फर्क पड़ रहा है? इससे आपका डेट और इक्विटी पे कहां फर्क पड़ रहा है? एक तरीके की एसेट कन्वर्ट होकर दूसरी तरीके में बदल गई, इससे आपकी नॉन करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, आपकी पूरी लायबिलिटी साइड में कहीं इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। अभिषेक जी, डेट में कैसे चेंज होगा? सी इज द राइट आंसर, क्लियर है? डेट में कैसे चेंज होगा? एकदम वो सिंपली बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो मैंने आपको उस क्लास में समझाया था, वो दिमाग में रखिए। पैसा कहां से आता है? दो जगह से, और पैसा लगता कहां पे? तीन जगहों पे। एकदम वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए किन चीजों में चेंज हो रहा है इसके कारण, कि डेटर से पैसा आया मतलब एक करंट एसेट कम हुई, दूसरी करंट एसेट बढ़ गई, सिर्फ करंट एसेट के बीच के अंदर ये ट्रांजेक्शन हुआ है। अभिषेक जी सर, अब क्लियर हो गया, चलिए थैंक यू सो मच। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी के ऊपर है, डेट बाय इक्विटी। ये सभी का सही जाना चाहिए। अभिषेक जी सिंह, डिक्रीज। ओके, तृप्ति जी सिंह, इंक्रीज। शास्त्री जी सिंह, इंक्रीज। अब देखना ध्यान से समझिए, पहले था डेट 10 रुपए का, इक्विटी था 10 रुपए का। अब आपने रिडेम्पशन कर दिया, मतलब डेट कम हो गया आपका। रिडेम्पशन करने से डेट कम हो गया, तो आप अज्यूम करो डेट हो गया 5 रुपए का, इक्विटी हो गया 10 रुपए का। पहले डेट था 10 रुपए का, इक्विटी था 10 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम फिगर लिया मैंने, 10-10 रुपया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? आपने जो डिबेंचर इशू कर रखे थे, उसका पैसा वापस लौटा रहे हो। आप वापस लौटा रहे हो, तो आपका डेट कम हो रहा है, लेकिन इक्विटी सेम रह रहा है। सो 10 को 10 से डिवाइड करते तो आता था 1। अब 10 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5। डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डेट आपका कम हो रहा है, यहाँ पे डेट आपका कम हो रहा है। रिडेम्पशन का मतलब होता है, देखो, जब आपने इशू किया था तो आपने रिडेम्पशन पेपर इशू किए थे और पब्लिक से पैसा उठाया था, तो जैसे पब्लिक का पैसा आपके पास आया था, आपका डेट बढ़ गया था। अब आप रिडेम्पशन में क्या कर रहे हो? पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस लौटा रहे हो, तो आपका डेट कम हो रहा है। जैसे न्यूमरेटर कम होगा तो आपका रेशियो गिर जाएगा।
10/10 आता है 1, लेकिन 5/10 करोगे तो आएगा 0.5। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। बाकी आपको डेट इक्विटी रेशियो बेस्ड समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो। डेट इक्विटी क्या दिखाता है, हर 1 रुपया, अगर 1 रुपया मालिकों ने इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर बाहर वालों से कितना पैसा है। तो डेट इक्विटी रेशियो वो दिखाता है ना, कि अगर मालिक ने 1 रुपया डाला है, उसके कंपैरेटिव में बाहर वालों ने कितना डाला है। तो फर्स्ट में क्या था, अगर मालिक ने 1 रुपया डाला है तो बाहर वाले ने भी 1 रुपया डाला है। और अब क्या है, अगर मालिक ने 1 रुपया डाला है तो बाहर वाले ने 0.5 डाला है। तो अगर आप बाहर वालों का पैसा लौटाओगे तो वो रेशियो कम ही तो जाएगा ना। अगर जितना आप लौटाओगे उतना हर 1 रुपए पे बाहर वालों का पैसा कम होता जाएगा। अगर आपको वैसे समझ में आता है तो वैसे समझ लीजिए, किसी को ऐसा डिवाइड करके देखने में समझ में आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो वैसा कैलकुलेशन से आप समझ लीजिए। अपना अपना कंफर्ट है, जैसे आपका कंफर्ट है वैसे समझ लीजिए। तो करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीज, बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है। बताइए नेक्स्ट। ये सभी का सही जाना चाहिए। लाइक दिस इज द फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन ऑन द सिमिलर लाइंस, ये सभी का सही जाना चाहिए। सभी का रॉन्ग है। समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। जैसे ही आप गुड्स परचेस करते हो क्रेडिट पे, तो आपका क्या होता है, कि आपकी बैलेंस शीट है, यह है लाइबिलिटीज, यह है एसेट। ठीक है। पैसा कहाँ से आता है, एक तो आता है शेयर कैपिटल से, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस से, और बाहर वालों का पैसा कहाँ से आता है, एक आता है करंट लाइबिलिटी से, एक आता है नॉन करंट लाइबिलिटी से। और एसेट कितनी तरीके की होती है, मोटा मोटी 3 तरीके की होती है, फिक्स असेट्स, करंट असेट, नॉन करंट असेट। जैसे आप उधार पे माल बेचोगे तो यहाँ पे तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, और यहाँ पे आपका ट्रेड पेबल बढ़ गया। आपने जैसे आप उधार पे माल खरीदोगे तो एक तरफ तो आपकी करंट असेट मतलब इन्वेंट्री बढ़ गई, और एक तरफ आपकी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। तो इससे भैया इस पे, डेट इज इक्विटी और डेट के ऊपर क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। डेट का मतलब आपको बोलते रहो नॉन करंट लायबिलिटी, जो लंबे समय के लिए आप कहीं से पैसा उठा रहे हो उसको डेट बोलते हैं। जैसे टर्म लोन्स, जैसे आपकी डिबेंचर्स, ये सब चीजें डेट में आती है। गिवन ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, आपकी करंट असेट बढ़ गई और आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ गई। इसका सही आंसर होगा सी, नो चेंज। आई होप क्लियर है, एक बार ध्यान से समझिए। बैलेंस शीट आपके पास है, आप गए, आपने उधारी पे माल बेचा, लाख के आपने बुक्स के अंदर एंट्री करी, आपने इन्वेंट्री को बढ़ा दिया, आपने ट्रेड पेबल्स को बढ़ा दिया, आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। उससे आपके डेट और इक्विटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डेट और इक्विटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका नॉन नॉन करंट लायबिलिटी जितनी थी उतनी ही है, आपका ओनर्स फंड जितना था उतना ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर मैं कहूँ, वो माल को आपने बेचा, लेट से 100 रुपए का माल खरीद के 120 रुपए में बेचा, मतलब इस साल आपका 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हाँ, तो 20 रुपए का प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, जिससे आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी। वो माल खरीदने के बाद आपने प्रॉफिट में बेचा उस माल को, वहां से 20 रुपया कमाया, और आपका लेट से सारे खर्चे निकलने के बाद आपके पास 10 रुपए बचा, वो 10 रुपए इक्विटी में जाएगा, तब जाके आपकी इक्विटी बढ़ेगी। माल खरीदने से आपकी डेट इक्विटी नहीं बढ़ती। शास्त्री जी सिंह, यस सर, नो चेंज। अभिषेक जी नो चेंज, सफ जी नो चेंज, यस। तो सी इज द राइट आंसर, नो चेंज इज द राइट आंसर। चलिए, आई होप अब क्लियर है आप सभी को डेट इक्विटी वाला ही चीज। ये तो मैंने सिर्फ डेट इक्विटी पे क्वेश्चन करवाया है, एग्जामिनेशन में किसी भी चीज पे आ सकता है ये क्वेश्चन। हालांकि जब भी आया था सिर्फ डेट इक्विटी पे आया था, बट मैं बोल रहा हूँ वो दूसरा रेशियो पकड़ के भी आपको कर सकता है इस पर टेस्ट। कोई भी रेशियो पकड़ेगा, आपको कुछ चेक नहीं करना है, उस रेशियो में डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, वो देखो, और बस चेक कर लो ट्रांजेक्शन से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो नो चेंज हो जाएगा। इनमें से कौन सा रेशियो रिपेमेंट कैपेसिटी बताता है, वेरी सिंपल, रिपेमेंट कैपेसिटी कौन सा बताता है,
भैया लिक्विडिटी तो बताता है भैया आपका, क्विक रेशियो तो बताता है लिक्विडिटी। ये आपको बताता है बेसिकली आपकी सॉल्वेंसी, कि आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है और नेटवर्थ कितनी है। डेट इक्विटी रेशियो बताता है आपका फिनेंस स्ट्रक्चर क्या है, आपको बताता है फिनेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो रिपेमेंट कैपेसिटी कौन सा रेशियो बताता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। चलिए, तो डी इज द राइट आंसर, आप सभी का आंसर सही है।